नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। हिंदी विषय के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में क्रिया संबंधित टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्रिया टॉपिक को। क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो देखिए, क्रिया शब्द वो शब्द होता है जो किसी भी काम के करने या होने का भाव प्रकट करती है। क्लियर? यहाँ पर लिखा है सोहन गांव का मकान देख रहा है, यानी क्रिया कौन सी हो रही है? क्या काम किया जा रहा है? देख रहा है। क्लियर है? यानी यहां पर क्रिया क्या हो जाएगी? देख रहा है। यानी प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर? देखिए यहां पर लिखा भी है कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना, ये सभी क्या है? क्रिया है। याद रखिएगा, आप देख रहे हैं कि जितनी भी यहां क्रिया है उनके अंत में ना आता है। क्लियर? सामान्य तौर पर क्रियाओं के अंत में ना आता है। यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण है जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी भी गई है कि क्रिया कैसा शब्द है? तो याद रखिएगा, क्रिया विकारी शब्द है। क्लियर? जिसके रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। क्रिया के संदर्भ में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या है? तो याद रखिएगा, क्रिया का मूल रूप धातु है। क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और जब आप कहते हैं कि क्रिया का मूल रूप धातु है तो इसका मतलब यह होता है कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहा जाता है। क्लियर? इतनी बात आपको क्रिया के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रखनी होगी। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? अब सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि अकर्मक क्रिया क्या है? तो याद रखिएगा, क्रिया के अगर हम भेद की बात करें तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। क्लियर? सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ता है और वो वहां पर कर्म उपस्थित हो। क्लियर? यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहां पर सकर्मक क्रिया, और जहां यह प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का मतलब कि जो क्रिया वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है और वो किस पर प्रभाव डालती है? अकर्मक में कर्ता पर प्रभाव डालती है। क्लियर? तो उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। यहां पर अगर आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया को सेंटेंस में फाइंड आउट करना हो तो यहां पर आप क्रिया में क्या का प्रश्न पूछिए। क्लियर है? क्रिया से क्या का प्रश्न पूछिए, और अगर आपको कर्म मिल जाए तो इसका मतलब वो कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। और अगर कर्म न मिले तो वो कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। ये एक ट्रिक होता है। आइए अब इन बातों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि दीना निबंध लिखता है। तो सबसे पहली बात तो यहां क्रिया क्या हो रही है? लिखने की, यानी लिखना की क्रिया हो रही है। अगर ये पूछा जाए क्या लिखता है तो आपका जवाब होगा निबंध लिखता है, यानी आपको कर्म मिल गया, यानी ये स्टेटमेंट में सकर्मक क्रिया है। क्लियर? दूसरा लिखा है पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहां पर क्या क्रिया हो रही है? उड़ने की क्रिया हो रही है। क्लियर? आपने पूछा क्या उड़ रहा है, और एक चीज और देखिए, मैंने कहा था कि अकर्मक क्रिया में कर्ता पर प्रभाव, उड़ रहा है कौन? पक्षी। पक्षी यहां पर करता है, इसका मतलब यह हो गया कि ये जो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी है ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्लियर? यहां पर कर्म नहीं है बल्कि क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर है। क्लियर? ये कैसा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। नाम से ये स्पष्ट है ना, अकर्मक यानी जहां पर कर्म ना हो, और सकर्मक जहां पर कर्म उपस्थित हो। अब जैसे सी स्टेटमेंट देखिए, लिखा है सुरेश सामान उठाता है। यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है? उठाने की। अगर आपने क्रिया से ये पूछा क्या उठाता है तो आपका जवाब आएगा सामान उठाता है, यानी यहां पर कर्म उपस्थित है ना, यानी सी स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? सकर्मक। विकल्प डी देख लीजिए, विकल्प डी में पूछा जा रहा है कि रोहित बलराम को खिला रहा है। अब रोहित बलराम को खिला रहा है, इस स्टेटमेंट में कौन सी क्रिया हो रही है? खिलाने की। किसको खिला रहा है? बलराम को। यानी जो क्रिया हो रही है वो कर्ता के ऊपर नहीं प्रभाव डाल रही, किसके ऊपर डाल रही है? कर्म के ऊपर प्रभाव डाल रही है, यानी कर्म कौन है यहां पर? बलराम है। इसका मतलब यह हो गया कि यह कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। क्लियर? एक बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें क्रिया कर्म पर प्रभाव डालती है, और जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें क्रिया कर्ता पर प्रभाव डालती है। इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यह प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 2 का यहां पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर देखिए कुछ और एग्जाम्पल दिए, जरा इनको भी देखिए। लिखा है बच्चा सो रहा है, यानी यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है? सोने की क्रिया हो रही है। अगर आप पूछेंगे क्या सो रहा है तो आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी यहां पर आपको कर्म नहीं मिल रहा है। कौन सो रहा है? बच्चा। यानी जो सो रहा है, जो क्रिया हो रही है वो कर्ता को ही रिप्रेजेंट, उसी पर ही अपना प्रभाव डाल रही है, यानी ये कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक। अगला लिखा है श्याम हंस रहा है, तो कौन सी यहां पर क्रिया हो रही है? हंसने की। और यहां पर जो हंस रहा है वही करता है, यानी ये जो क्रिया हो रही है वो प्रभाव किस पर डाली? कर्ता पर, यानी ये कैसी हो गई? अकर्मक क्रिया। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं। देखिए यहां पर ये मिक्स प्रश्न है और ये पूरा आप पढ़ भी चुके हैं। पहला लिखा है भाववाचक संज्ञा। आपने पढ़ा है कि भाववाचक वो संज्ञाएं होती हैं जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं। क्लियर? उनको आप देख नहीं पाएंगे, उनको आप केवल रियलाइज कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। जैसे निराशा भाववाचक संज्ञा, हताशा भाववाचक संज्ञा, भलाई भाववाचक संज्ञा, विजय
भाववाचक संज्ञा, भाग्य भाववाचक संज्ञा, यानी ये बिल्कुल सही है। अगला है विशेषण। विशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषता को बताते हैं। तो यहां पर देखिए शक्तिशाली लिखा है, मैंने आपसे कहा था कि इसको प्रयोग कर लीजिए। आपने कहा शक्तिशाली व्यक्ति है, यानी व्यक्ति की विशेषता को क्या बताया जा रहा है कि वो शक्तिशाली है, यानी शक्तिशाली विशेषण हो गया। फिर लिखा है पराधीन, पराधीन राजा, यानी ऐसा राजा जो पराधीन हो चुका है, यानी दूसरे के अधीन आ चुका है, तो यानी वो राजा की विशेषता को बता रहा है, यानी पराधीन क्या होगा विशेषण। आपने कहा सभ्य बालक, यानी बालक की विशेषता को बता रहा है सभ्य कि वो क्या है, सभ्य है, यानी सभ्य शब्द क्या हो जाएगा विशेषण। आपने कहा स्वेच्छाचारी, आपने कहा स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व है, यानी व्यक्तित्व की ये विशेषता है कि वो स्वेच्छाचारी है, यानी स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व की विशेषता को बता रहा है, इसका मतलब स्वेच्छाचारी क्या हो जाएगा विशेषण। अगला है पुराना। आपने कहा पुराना किला है, यानी अब उस किले की विशेषता को बताया जा रहा है कि वो पुराना है, क्लियर, यानी पुराना शब्द किले की विशेषता बता रहा है, इसलिए पुराना क्या हो जाएगा विशेषण, यानी ये भी सही है। अगला करें सर्वनाम। अब यहां सर्वनाम में देखिए लिखा मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, ये सभी क्या है सर्वनाम है, ये बात सही है। और सर्वनाम का मैंने वर्गीकरण भी आपको बताया था कि अगर मैं और हम है, यानी जो खुद के बारे में बात कर रहा है, जो वक्ता है वो खुद के बारे में, तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। तुम, तुम्हारा, ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। और क्या और क्यों जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे, क्लियर है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये भी सही है। अगला लिखा हुआ है अकर्मक क्रियाएं। देखिए अकर्मक क्रियाएं यहां पर आपको सेंटेंस में नहीं है, यहां पर क्रियाओं के नाम दिया, आपको देखना है कि इसमें अकर्मक क्रिया है कि नहीं। देखिए जब आप क्रिया कोई लिखी हो और अगर उसमें आप क्या का प्रश्न करें और आपको किसी कर्म के मिलने की संभावना आ जाए तब तो वो सकर्मक, और कर्म न मिले तो वह अकर्मक। जैसे आपने लिखा लजाना, लजाना एक क्रिया है, आपने पूछा क्या लजाना, तो आपको कर्म नहीं मिल रहा है, यानी ये अकर्मक। अगला है मरना, आपने पूछा क्या मरना, नहीं मिला। सोना, आपने पूछा क्या सोना, नहीं। अगला है पढ़ना, आपने पूछा क्या पढ़ना, तो उत्तर आ सकता है किताब पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, नोट्स पढ़ना, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आप पढ़ना क्रिया के साथ क्या लगा रहे हैं तो आपको कर्म मिलेगा, यानी यहां पर जो पढ़ना है ये क्या है सकर्मक है और बाकी अकर्मक है। और यहां पर ये लिखा है कि ये अकर्मक क्रियाएं हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा पढ़ने के कारण, क्लियर, यानी यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा, यानी प्रश्न संख्या 3 का विकल्प ए सही हो जाएगा, क्लियर। एक एक बात को स्पष्ट किया जा रहा है, क्लियर, यानी यहां प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ये जो पढ़ना है ये कैसे क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। कैसे, जब आपने पढ़ना क्रिया के साथ क्या लगाया तब आपको कर्म मिल जा रहा है। आपने पूछा क्या पढ़ना, तो पुस्तक पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, ठीक है, कार्टून पढ़ना, कई जवाब मिल सकते हैं जो आप पढ़ रहे हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, क्लियर। तो यहां पर देखिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, यानी जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है तो जो पहली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर उदाहरण को देखिए, लिखा है उसने नहाकर भोजन किया, यानी एक क्रिया तो हुई नहाने की और दूसरी क्रिया हुई भोजन करने की, तो वो लिख रहा है उसने नहाकर भोजन किया, यानी पहली यानी पूर्वकालिक क्रिया यहां क्या हो जाएगी नहाना, क्लियर, नहाकर, क्लियर, यानी नहाने के बाद उसने भोजन करने की क्रिया की, यानी यहां पर नहाकर क्या हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि अब आप चल सकते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की वृत्ति है, क्लियर। तो देखिए जब पूछा जाए कि अब आप चल सकते हैं इसमें किस प्रकार की वृत्ति है, तो अब आप यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर देखिए सामर्थ्य की बात हो रही है, क्लियर है, यहां किसकी बात होती है सामर्थ्य की, तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा, ये सामर्थ्य सूचक वृत्ति होगा। अब आप चल सकते हैं, यानी वो सामर्थ्य कि अब आप चल सकते हैं, प्रश्न संख्या 5 का यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए जब भी कभी आप इस तरह के सेंटेंस पढ़ें तो आप देखें कि इसमें किस प्रकार का अर्थ भाव निकल रहा है, उस आधार पर आप चयन करेंगे। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। स्टेटमेंट लिखा है दीपा ने गाय को चारा खिलाया, क्लियर है। अब जैसे ये प्रश्न आया कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो यहां पर आपको देखना है कि ये किस प्रकार की क्रिया है। तो यहां पर देखिए पहली बात तो कौन सी क्रिया हो रही है, तो याद रखिएगा यहां पर खिलाने की क्रिया हो रही है, क्लियर, खिलाने की क्रिया। फिर आपने खिलाने की क्रिया से क्या प्रश्न पूछा, क्या खिलाया, तो जवाब आया चारा खिलाया। और किसको खिलाया, तो गाय को खिलाया, यानी यहां पर चारा और गाय, यहां पर 2 आपके कर्म निकल के आ रहे हैं, क्लियर है। देखिए जब आप क्या प्रश्न करके कर्म को निकालते हैं तो उसको मुख्य कर्म कहा जाता है, और जब किसको के द्वारा आता है तो वो गौण कर्म होता है, क्लियर है। तो यहां पर आपको 2 कर्म मिल रहे हैं ना, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया है, क्लियर। यहां पर एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि जो सकर्मक क्रिया होती है वो 2 प्रकार की, एक होती है एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक। अभी आपने कुछ एग्जांपल में एक कर्मक क्रिया को देखा था, क्लियर, जैसे राम आम खा रहा है, यानी आपने कौन सी क्रिया हो रही है, खाने की, और जब खाने की क्रिया से आपने पूछा क्या खा रहा है तो जवाब आया आम खा रहा है, यानी यहां पर कितने कर्म है, एक है, यानी ये कैसा हो जाएगा एक कर्मक। लेकिन अभी जो ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ था
कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो क्या खिलाया? चारा। किसको खिलाया? गाय को। तो यहां पर दो कर्म मिले, इसलिए इसको कहा जाएगा द्विकर्मक। यानी सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। क्लियर है? स्पष्ट हो गया होगा ये? अगला देखिए, पूछा जा रहा प्रश्न संख्या 7 में कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। अब यहां पर जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़ा, तो देखिए यहां पर किस प्रकार का भाव मिल रहा है। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। यानी यहां पर एक अभ्यास का, लगातार पढ़ाई कर रही थी, यही बात दिखा रहा है कि यहां पर अभ्यास का भाव आ रहा है। यानी ये किस प्रकार का पक्ष होगा? अभ्यास बोधक पक्ष होगा। प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं, इनको आप इसी तरह करेंगे। देखिए यहां पर दो तरह की सिचुएशन होती है क्रिया के व्यापार के दृष्टिकोण से। पहली होती है क्रिया की प्रतिक्रिया के आरंभ होने का काल, और दूसरा होता है क्रिया की प्रतिक्रिया की इकाई के रूप में। अगर हम बात करें क्रिया के पक्ष की, तो इसको 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। क्रिया के पक्ष में जो पहला है वो है आरंभ बोधक पक्ष। देखिए नाम से स्पष्ट है कि इस पक्ष में क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध होता है। नाम से स्पष्ट है, लिखा है अब रवि घूमने लगा है। अब रवि घूमने लगा, यानी अब जो घूमने की क्रिया है वो रवि ने अब प्रारंभ की है। यानी अब रवि घूमने लगा, यानी घूमने की क्रिया रवि के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। यानी यहां पर कौन सा पक्ष होगा? आरंभ बोधक पक्ष। अगला लिया है नित्यता बोधक पक्ष। नित्यता बोधक पक्ष क्या होता है? जब क्रिया की प्रक्रिया में निरंतरता का बोध हो, तब आप कहते हैं नित्यता का बोध। नित्यता का मतलब रोज। क्लियर है? यानी निरंतरता का अगर भाव है, जैसे लिखा है रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है। यानी एक दिन नहीं, इधर लगातार वो निरंतर कई दिनों से रमा स्वादिष्ट भोजन पका रही है। इस प्रकार का भाव इसको पढ़ने के बाद आ रहा है, तो ये कैसा पक्ष हो जाएगा? नित्यता बोधक पक्ष। क्लियर है? अगला जो प्रकार है वो है प्रगति बोधक पक्ष। प्रगति बोधक पक्ष का मतलब कि क्रिया की निरंतरता का बोध, क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध हो रहा है। क्लियर है? प्रगति बोधक पक्ष है, यानी क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध। जैसे लिखा है अनीता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी यहां पर निरंतर प्रगति का भाव आ रहा है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है? तो कैसा हो जाएगा? प्रगति बोधक पक्ष हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी वो प्रगति कर रही है। अगला है पूर्णता बोधक पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के पूर्ण समाप्ति का ज्ञान होता है, यानी यहां पर क्रिया के पूर्ण होने का बोध आता है। जैसे स्टेटमेंट देखिए, लिखा है वह तब तक जा चुका था, यानी वो जाने का जो कार्य वो कंप्लीट हो चुका था। इस तरह का भाव इससे आ रहा है, यानी ये कैसा होगा? पूर्णता बोधक पक्ष होगा। क्लियर? अगर हम क्रिया प्रतिक्रिया की इकाई के रूप में वर्गीकरण को देखें, तो यहां पर क्रिया प्रतिक्रिया की इकाई के रूप में जो पहला लिखा है वो है निश्चयता बोधक पक्ष। जब आप कह रहे हैं निश्चयता बोधक पक्ष, यानी कुछ निश्चय हो रहा है, यानी कुछ निश्चित है, इस तरह का भाव आ रहा है। यहां पर क्रिया सदैव एक समान बनी रहती है। जैसे स्टेटमेंट है सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है, यानी ये बिल्कुल निश्चय है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सुबह के समय चंद्रमा निकले और रात के समय सूर्य। ये बिल्कुल निश्चय है कि सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है। तो ये किस प्रकार का पक्ष हो जाएगा? निश्चयता बोधक पक्ष। यानी जो बिल्कुल निश्चित हो, उसमें कुछ परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, तो उसको कैसा पक्ष मानते हैं? निश्चयता बोधक पक्ष। क्लियर? देखिए सभी बातें बिल्कुल जैसे आप उदाहरण को पढ़ेंगे वैसे वो चीज स्पष्ट हो जाए। अगला है अभ्यास बोधक पक्ष, जो कि मूल प्रश्न में आपसे पूछा था कि दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसीलिए कक्षा में प्रथम आई। इसका मतलब लगातार पढ़ाई करती थी, यानी वो अभ्यास का भाव आ रहा है, यानी यहां पर अभ्यास बोधक पक्ष होगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो वृत्ति की सही वाक्य भेद का विकल्प हो। अब जरा इस स्टेटमेंट को पढ़िए। लिखा यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। क्लियर? जैसे ही आपने इस सेंटेंस को देखा कि लिखा हुआ है कि यदि सारा सामान मिल गया तो अच्छा भोजन बनेगा, तो यहां पर किस प्रकार का भाव है? संकेतार्थ। ठीक है? कैसा है? संकेतार्थ। यानी यहां पर एक संकेत मिल रहा है कि यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। क्लियर? विकल्प ए में लिखा संदेह, तो कोई संदेह तो है नहीं। संभावनार्थ, यहां कोई संभावना नहीं आ रही, यहां ये संकेत दिया जा रहा है कि यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। प्रश्न संख्या 8 का यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अभी देखिए ऊपर आपने एक वृत्ति शब्द पढ़ा था। वृत्ति का अर्थ है मनः स्थिति। क्लियर है? यानी वक्ता की वृत्ति का बोध क्रिया के जिस रूप से होता है उसे कहते हैं वृत्ति। देखिए यहां पर एक बात याद रखिएगा कि हिंदी में वृत्ति के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। हिंदी में वृत्ति के 5 भेद होते हैं। अब जरा पांचों भेद को देख लीजिए। यहां पहला लिखा है विध्यर्थ। ये जो विध्यर्थ भेद है वृत्ति का, इसका मतलब होता है कि विधि संबंधी या क्रिया करने या देने का भाव आता है। जैसे उदाहरण देखिए, लिखा है जरा यह प्रश्न बताइए। क्लियर है? यहां पे क्या आ रहा है? क्रिया कौन सी आ रही है? बताइए, यानी बताने की क्रिया, यानी कोई क्रिया करने की का भाव आ रहा है ना। यानी ये कैसा वृत्ति का भेद होगा? विध्यर्थ भेद होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे गए तो याद रखिएगा, जब कभी भी क्रिया से विधि संबंधी या क्रिया करने या देने का भाव आए तो वो वृत्ति का कैसा प्रकार होगा? विध्यर्थ प्रकार। अगला प्रकार दिया निश्चयार्थ। अब यहां पर देखिए निश्चय है,
यानी जहां पर क्रिया से कार्य के निश्चित रूप से होने का पता है तो उसको क्या कहते हैं, निश्चयार्थ वृत्ति। जैसे लिखा है कि आज भारत विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा है। जैसे आपने ये प्रश्न पढ़ा और जो आपको इंफॉर्मेशन मिली वो क्या है, निश्चय है, यानी निश्चय अर्थ को प्रकट कर रही है। यानी ऐसा नहीं है कि अभी सुबह आपको ये जानकारी मिली कि भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा और शाम को लगे पाकिस्तान के साथ खेलने, ऐसा नहीं होता है ना। ये बिल्कुल निश्चय कर दिया जाता है कि इस डेट को इस टाइमिंग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ ही मैच होगा। क्लियर, यानी एक निश्चय अर्थ का पता चल रहा है। क्लियर। अगला है संभावनार्थ। संभावनार्थ का मतलब होता है जहां पर संभावना का बोध हो। क्लियर, संभावना यानी क्लियर कट ना हो, कुछ संभावना, जैसे संभव है आज वेतन मिल जाएगा, यानी यहां पर संभावना है, निश्चय नहीं हो रही है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। अगला है संदेहार्थ, यानी जहां पर कुछ संदेह का भाव प्रकट हो रहा हो। क्लियर, जैसे वह इलाहाबाद से चल पड़ा होगा, यानी यहां पर कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं, बस एक संदेह है कि वो मतलब उन दोनों के बीच पहले बात हुई होगी कि हम इस डेट में इस समय को चलेंगे, तो उस आधार पर उसने ये संदेह व्यक्त किया कि वह इलाहाबाद से चल पड़ा होगा। तो यानी इस सेंटेंस को जब आप पढ़ रहे हैं तो एक संदेह का भाव है, क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं कि वो चल पड़ा, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, संदेहार्थ। क्लियर। अगला है संकेतार्थ। अभी जो आपने पढ़ा था संकेतार्थ, जो एग्जाम्पल में था कि जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं उनमें कार्य कारण का संबंध होता है और उसके परिणाम की सूचना भी रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, संकेतार्थ। जैसे अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंजू का आना निश्चित है। क्लियर, तो यहां पर आप निश्चयवाचक में नहीं चले जाएंगे, एक संकेत है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंजू का आना निश्चय है। क्लियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संकेतार्थ। ठीक है, जैसे आपने ये पढ़ा था कि अगर सब सामान मिल गया तो अच्छा भोजन बनेगा, यदि सारा सामान मिल गया तो अच्छा भोजन बनेगा, ये क्या एक संकेतार्थ है। उसी तरह कहा गया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंजू का आना निश्चय है, ये कैसा हो जाएगा, संकेतार्थ। क्लियर, इन उदाहरणों को आप एक दो बार और पढ़ लेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो पक्ष के भेद का सही विकल्प है। जैसे स्टेटमेंट क्या है, अब सीता चलने लगी है। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि अब सीता चलने लगी है, तो अभी आपने पढ़ा था ना कि आरंभ बोधक पक्ष। क्लियर, आपने पहला ही वो प्रकार पढ़ा था कि क्रिया प्रतिक्रिया के आरंभ होने के काल के रूप में पहला था आरंभ बोधक पक्ष, जिसमें आपने कहा था कि क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध हो। तो ये कह रहा है अब सीता चलने लगी है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, आरंभ बोधक पक्ष हो जाएगा। क्लियर, यानी प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। आरंभ बोधक के जरा और उदाहरण देख लीजिए, लिखा है अब मोहन खेलने लगा है, यानी यहां पर आरंभ बोधक, अब सीता चलने लगी है, आरंभ बोधक। ठीक है, जरा यहां पर और उदाहरण है जो उनको भी देख लीजिए। सातत्य बोधक पक्ष क्या होता है, सातत्य बोधक पक्ष का मतलब यह है कि जब क्रिया की प्रक्रिया की निरंतरता का बोध हो तो उसको क्या कहते हैं, सातत्य बोधक पक्ष कहा जाता है। क्लियर, जैसे रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है। क्लियर, तो यहां पर क्या है, निरंतरता का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सातत्यता बोधक या नित्यता बोधक, दोनों बात एक है, नित्यता बोधक या सातत्य बोधक। क्लियर, यानी सतत काम हो रहा है, वो निरंतर काम हो रहा है। क्लियर। अगला है प्रगति बोधक पक्ष, यानी जहां पर निरंतर प्रगति हो, जैसे अनीता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये हो चुका है। पूर्णता बोधक पक्ष, जहां पर क्रिया के पूर्ण होने का, अब तक वह तब तक जा चुका था, यानी जाने की क्रिया क्या हुई, पूर्ण हो चुकी थी, इस प्रकार का भाव आ रहा है। अगला है यहां पर नित्यता बोधक। देखिए नित्यता बोधक तो अभी आपने कर लिया ना, नित्यता बोधक कहें या सातत्य बोधक कहें, जहां पर प्रक्रिया की निरंतरता का बोध है। यहां क्या लिखा है, सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होगा, तो देखिए यहां पर नित्यता नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, यहां पर निश्चयता बोधक होगा। क्या होगा, निश्चयता बोधक, निश्चयता बोधक होगा। ठीक है, निश्चयता बोधक का मतलब ये बिल्कुल निश्चय है कि सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होगा, इसको सही कर लीजिएगा, अभी आपने पढ़ा भी है इसको। क्लियर, ये निश्चयता बोधक हो जाएगा। क्लियर, अगला देखिए, इसलिए जब भी आप पढ़ें तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक। अगला देखिए, इसमें अभ्यास बोधक, तो यह भी हुआ है कि दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसीलिए कक्षा में प्रथम स्थान है, यानी वहां पर अभ्यास का भाव प्रकट हो रहा है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10 पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो वृत्ति की सही भेद का विकल्प हो। अभी आपने पढ़ा है कि हिंदी में वृत्ति के 5 भेद होते हैं, विध्यर्थ, निश्चितार्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ और संकेतार्थ। क्लियर, ये 5 प्रकार आपने पढ़ा है। तो यहां पर लिखा है कि जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए, तो यहां कैसी क्रिया है, करने की, कीजिए। तो अभी आपने पढ़ा था ना कि जब क्रिया से विधि संबंधी क्रिया के करने या देने का भाव प्रकट हो तो कैसा वो वृत्ति का प्रकार होगा, विध्यर्थ प्रकार। अभी आपने पढ़ा था, प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। अब स्टेटमेंट देखिए, लिखा रोहन चाय पीकर बैठ गया। देख रहे हैं, यहां पर 2 क्रिया हो रही है, एक क्रिया समाप्त हो रही है, तुरंत दूसरी क्रिया शुरू। कौन कौन सी, चाय पीना और बैठना, ये 2 क्रिया। चाय पीकर बैठ गया, यानी यहां पर कैसी है, पूर्वकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया
खत्म हुई, दूसरी शुरू, यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 में। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। सबसे पहले तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर? यानी जब किसी की प्रेरणा से कोई क्रिया हो तो उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। स्पष्ट है? जरा एक उदाहरण देखिए और इसके बाद कभी भी आप प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण को गलत नहीं करेंगे। मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोगों ने यह बताया था कि सर प्रेरणार्थक क्रिया के संदर्भ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो जरा इसको देखिए, यहां पर देखिए एक क्रिया होती है पढ़ना। ठीक है? क्या क्रिया है? पढ़ना। ये एक पढ़ना है। जब आप कहते हैं कि पढ़ना, तो ये क्या है? आप स्वयं कर रहे हैं ना, कर्ता ये स्वयं कर रहा है। लेकिन जब आप इसे किसी के द्वारा कराते, जैसे पढ़ाता है, आपने कहा वह पढ़ाता है, यानी वह पढ़ाता है का मतलब ये कि यहां पर कोई और उस कार्य को कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, वह पढ़ाता है। क्लियर? यानी यहां पर पढ़ाता है, ये क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। आपने कहा पढ़वाना, यानी ये भी क्रिया आप किसी और से करवा रहे हैं, यानी पढ़वाना या पढ़ाना, ये दोनों क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर? जैसे इसी तरह से मान लीजिए आपसे कहा जाए करना, तो करना तो क्रिया हो गई। अगर ये प्रेरणार्थक क्रिया करवाना हो, यानी इसको दूसरे से, तब आप कहते हैं कराना। आप कहते हैं यह कार्य कराना है। कराना क्या हो गया? प्रेरणार्थक। करवाना, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर? इसी तरह से अगर मान लीजिए काटना, तो काटना तो क्रिया हो गई। अगर इसको प्रेरणार्थक में करना है तो कटवाना, यानी जहां पर स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए वो प्रेरणार्थक होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा इन एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करिए। पहला लिखा है उठना, तो भाई ये तो खुद की क्रिया हो गई ना, उठना। तो अब आप कहते उठवाना है, तब ये प्रेरणार्थक हो जाता है। क्लियर? या आप कहते उठाता है, तब भी हो जाता है। ये देखिए उड़ना, उड़ना भी एक क्रिया है, ये तो ये भी नहीं होगा। दिलाना, क्लियर है? दिलाना या दिलवाना, ये दोनों क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। और डी में लिखा चलना, तो चलना भी एक सामान्य क्रिया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 12 का सी विकल्प सही हो जाएगा। दिलाना एक प्रेरणार्थक क्रिया है। क्लियर? दिलाना लिखा हो या दिलवाना, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। देना अगर होता तब ये एक सामान्य क्रिया हो जाती। दिलाना या दिलवाना, ये क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। यानी यहां पर किसी और से कार्य को करने की बात हो रही है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13 पूछ रहा है कि पढ़ रहा था, इस क्रिया में, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था, तो यहां पर आप देखिए पढ़ रहा था, ठीक है ना? यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि दो तरह की क्रिया आ रही है, तो ये कैसा हो जाएगा? संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है? पढ़ रहा था, ठीक है? यानी यहां पर दो क्रिया के संयुक्त से कोई क्रिया बनी है, इसलिए संयुक्त क्रिया हो जाएगी। प्रश्न संख्या 13 का ए विकल्प हो जाएगा। अब जरा यहां पर कुछ और उदाहरण है, उनको भी देख लीजिए। लिखा हुआ है वह खाना खाने लगा, यानी यहां पर दो क्रियाओं के मिलने से एक क्रिया बनी, तो ये कैसी? संयुक्त क्रिया। उसने वह पेड़ से कूद पड़ा, तो यहां पर भी दो क्रियाओं के मिलने से एक क्रिया बन रही है, यानी ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 14 कि वह शाम को घर आएगा, इसमें वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है? तो जो आपने पढ़ा था कि हिंदी में वृत्ति के 5 भेद होते हैं, तो देखिए वो लिखा है वह शाम को आएगा, तो भाई ये तो निश्चय हो गया ना। यहां से क्या है? निश्चित बात आ रही कि वो शाम को आएगा। इस कथन से ये बात स्पष्ट हो रही है, यानी यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का यहां पर निश्चयार्थ भाव आ रहा है, प्रश्न संख्या 14 का यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15 पूछा जा रहा है कि वह भोजन बनाता है, इसमें कौन सा, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है? लिखा है वह भोजन बनाता है। क्लियर? तो यहां पर क्या है? भोजन बनाता है का मतलब क्या है? वो रोज ऐसा काम कर रहा है। क्लियर? यानी जो क्रिया हो रही है वो रोज हो रही है ना, यही तो भाव आ रहा है। वह भोजन बनाता है, यानी ये नहीं कह रहा है कि एक दिन, वो रोज का भाव आ रहा है, यानी यहां पर आवृत्ति मूलक पक्ष हो जाएगा। क्लियर? आवृत्ति का मतलब क्या होता है? जब कोई रिपीटिशन हो, यानी पुनरावृत्ति का काम हो रहा हो, तो यानी भोजन बनाता है यानी वह रोज बनाता है, यानी ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? और बाकी आपने देखा ही है, सातत्य परक का मतलब जहां पर निरंतर, अंजलि लिख रही है, सातत्य परक का मतलब क्या है? जब क्रिया के वर्तमान में चालू रहने का बोध हो तो वो कैसा हो जाता है? सातत्य परक। यानी जब क्रिया के वर्तमान में चालू होने का हो तो उसको कहते हैं सातत्य परक। यानी उदाहरण देखिए, अंजलि लिख रही है, तो यानी कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सातत्य परक। पूर्ण पक्ष, जब क्रिया पूरी हो चुकी है, जैसे मोहन दौड़ चुका है, यानी दौड़ने की क्रिया अब यहां पर पूरी होने का भाव आ रहा है। अगर ये लिखा हो स्थित्यात्मक, तो यहां पर स्थित्यात्मक में क्या हो जाएगा? जैसे लिखा वह पेड़ है, तो यहां पर क्या होता है? क्रिया रूप में व्यक्त न होकर संपूर्ण वाक्य का गठन हो जाता है, यानी किसी के अस्तित्व का बोध हो रहा है। क्लियर? यानी स्थिति, यानी किसी स्थिति का बोध हो रहा है, यानी वह पेड़ है, ये क्या हो जाएगा? स्थित्यात्मक पक्ष। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, मैंने जब आपको सकर्मक और अकर्मक के डेफिनेशन को क्लियर किया था तो उसी समय मैंने दोनों के अंतर को इसी बात से स्पष्ट किया था कि जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो उसको कहते हैं सकर्मक,
और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो उसको कहते हैं अकर्मक। यानी क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक, और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो उसको क्या कहते हैं सकर्मक। तो यहाँ क्या कर रहा है, फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा सकर्मक। प्रश्न संख्या 16 का बी सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, जैसे उदाहरण यहाँ लिखा है कि विकास पानी पीता है, जैसे ये स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले ये पता करिए कि कौन सी क्रिया हो रही है, तो पीने की क्रिया हो रही है। अगर पूछा जाए इससे क्या लगाया जाए, क्या पीता है, तो आपका जवाब होगा पानी पीता है, यानी यहाँ पर कर्म मिल गया ना, तो ये क्या होगा सकर्मक क्रिया। यानी जो पीने की क्रिया है वो अपना प्रभाव किस पर डाल रही है, कर्म पर डाल रही है, इसलिए क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17 लिखा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। देखिए मैंने प्रारंभ में स्पष्ट किया था कि जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। ये प्रश्न इस समय बहुत आयोग में पूछा गया है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये हो गया कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्लियर, स्पष्ट हो गया। प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो गया। अब जरा कुछ और विकल्प है उनको भी देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें शब्द की, तो जो सार्थक ध्वनि समूह होते हैं उनको क्या कहते हैं, शब्द। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, शब्द कहते हैं। क्लियर। और जब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या कहते हैं, आप पद कहा जाता है। क्लियर। और याद रखिएगा पद को ही रूप भी कहते हैं, यानी वाक्य में प्रयोग किए जाने योग्य जो शब्द होते हैं उनको पद या रूप कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 पूछ रहा है कि राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन सी क्रिया हो रही है, तो ये हो रही है सोने की क्रिया। अब देखिए सोने की क्रिया में अगर आप पूछेंगे क्या सो रहा है, तो आपको कर्म मिलेगा, नहीं मिला तो सीधे कर दीजिए अकर्मक क्रिया। और देखिए ये जो सोने की क्रिया है ये किस पर प्रभाव डाल रही है, कर्ता पर। कौन सो रहा है, राम सो रहा है। राम क्या यहाँ पर करता है, यानी जब क्रिया कर्ता पर प्रभाव डाले तो उसको क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर है। दोनों तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 का ए। अब जैसे लिखा सोहन हंस रहा है, तो कौन सी क्रिया हो रही है, हंसने की। अब आप पूछेंगे क्या हंस रहा है, तो कर्म मिलेगा, नहीं। कौन हंस रहा है, सोहन, यानी जो करता है वही हंस रहा है। इसका मतलब कि जो क्रिया है वो कर्ता पर प्रभाव डाली है, यानी ये कैसा हो जाएगा, अकर्मक। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो मैंने अभी आपको प्रेरणार्थक क्रिया स्पष्ट की थी कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से, यानी क्रिया का जो भाव है वो स्वयं कार्य करने का न हो, किसी और को से कार्य करवाने का भाव प्रकट करे, तो उसको प्रेरणार्थक कहते हैं। तो जरा इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले उठना, तो देखिए उठना तो एक क्रिया है ना, ये आप इसमें किसी से करवा नहीं रहे। दूसरा है चमकना, चमकना भी एक साधारण क्रिया है। गिराना, अगर गिरना लिखा होता, क्या लिखा होता, गिरना, तब तो ये साधारण क्रिया हो जाती। लेकिन गिराना यानी कि किसी और को प्रेरित करके ये कार्य किया जा रहा है, तो यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्लियर। डी विकल्प में दिया है देना, तो देना भी क्या है, क्रिया। अगर यही दिलवाना हो जाता तब क्या हो जाता, प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर। अब आप समझ गए होंगे, प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पर करवाना होता तब प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 20 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया को छांटिए। अब आपका करना आसान हो गया। जैसे डी विकल्प देखिए लिखा लिखना, तो अगर आपने पूछा गया कि लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखना है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि क्या लिखना है, तो आप यही कहेंगे ना, पुस्तक लिखना है, नोट्स लिखना है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप किसी कर्म का जवाब देंगे, तो यानी ये कैसा होगा, सकर्मक। लेकिन आपसे कहा जाए चलना, तो आप उससे पूछा जाए क्या चलना, तो नहीं आप बता पाए। सोना, क्या सोना। मुस्कुराना, क्या मुस्कुराना, तो यहाँ पर कर्म नहीं मिला। लेकिन अगर आपसे पूछा गया लिखना, तो क्या लिखना, पुस्तक लिखना है, नोट्स लिखना है, ठीक है। यानी यहाँ प्रश्न संख्या 20 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्या किसे और किसको से बनता है, ठीक है। क्या और किसको आए, तो यहां पर कर्म और किसे यानी कर्ता। अगला देखिए, पूछा जा रहा प्रश्न संख्या 21 में कि क्रियार्थार्थ संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। अब देखिए यहां पर लिखा है क्रियार्थक संज्ञा। अब क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करने लगे तो उसको क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा का मतलब जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करने लगे, ठीक। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब ये पूछ रहा है कि जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो किस रूप में रहती है, तो याद रखिएगा वो सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। यानी जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अब जरा इसका उदाहरण भी देखिए। लिख रहा है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना तो एक क्रिया होती है ना, लेकिन यहाँ पर क्रिया एज ए संज्ञा प्रयुक्त हो रही है, तो इसलिए ये क्या हो गई, क्रियार्थक संज्ञा हो गई। अब स्पष्ट हो गया होगा, टहलना एक क्रिया है, यहाँ पर एज ए संज्ञा प्रयोग हो रही है, तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर ये क्या है, टहलना क्रियार्थक संज्ञा है। क्लियर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ये कैसे प्रयोग हो रही है, सदैव एक वचन पुल्लिंग के लिए प्रयोग होती है। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22 पूछा जा रहा है कि संयुक्त क्रिया भेद नहीं है, तो संयुक्त क्रिया भेद इसमें कौन सा नहीं है, तो अभी आपने पढ़ा था कि अवकाश बोधक, निश्चय बोधक और नित्यता बोधक ये तो है, लेकिन नाम बोधक जो है ये जो है संयुक्त क्रिया के भेद नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। नाम बोधक जो है ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। क्लियर। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि नाम बोधक क्या है, तो याद रखिएगा संज्ञा अथवा विशेषण के साथ
क्रिया जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे नाम बोधक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया कहते हैं। क्लियर? जैसे भस्म एक संज्ञा है और उसके साथ आपने कहा करना एक क्रिया है, तो भस्म करना क्या हो गई? ये कैसी हो गई? नाम बोधक क्रिया हो गई। क्लियर? ये भी होता है। और बाकी जो है ये सब संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? क्लियर? तो यहां पर लिखा है हथियाना चिकनाना, ये किस प्रकार की क्रिया है? तो याद रखिएगा ये नाम धातु क्रिया है। नाम धातु का क्रिया का मतलब अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि जो नाम बोधक आप पढ़ रहे थे क्रिया, उसका मतलब नाम धातु क्रिया, यानी जब संज्ञा या विशेषण के साथ मिलकर बनने वाली जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया या नाम बोधक क्रिया कहते हैं। स्पष्ट इसका नाम ही है कि नाम धातु, नाम का मतलब होता है संज्ञा, यानी जब संज्ञा या विशेषण के साथ कोई क्रिया मिल जाए तो नाम धातु क्रिया कहती है। जैसे यहां पर हथियाना लिखा है। क्लियर? अब देखिए हाथ क्या होती है? हाथ एक नाम, हाथ से बना हथियाना। चिकनाना, ठीक है, चिकना है ना, जैसे आप कहते हैं ये चिकना क्या है? विशेषण। आप कहते हैं ना चिकना फर्श है, तो फर्श की विशेषता क्या है? चिकना। लेकिन जब आपने इस चिकना विशेषण के साथ क्रिया लगा दी, और मैंने आपको बताया था कि क्रिया के अंत में आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो अंत में ना लगा होता है, तो आपने क्या कर दिया? चिकना में आना लगा दिया, यानी चिकनाना हो गया। तो यानी विशेषण में आपने उसको ना लगा दिया, आना यानी प्रत्यय लगा दिया, तो वो क्या बन गया? नाम धातु। यानी यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा कि संज्ञा या विशेषण से जब क्रिया मिल जाए तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा आपको। देखिए यहां से हाथ से हथियाना, बात से बतियाना और चिकना से चिकनाना। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो लिखा है अब पढ़कर क्या होगा। क्लियर? तो यानी यहां पर क्या हो रही है? पूर्वकालिक क्रिया के बारे में कहा जा रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 24 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस पर चर्चा डिटेल में हुई है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो अब आप कर लेंगे। चलना, चलना एक क्रिया होती है, ठीक है, आप ये किसी और को नहीं प्रेरित कर रहे हैं करने के लिए। फिर लिखा जगाना, ठीक। अब देखिए अगर यही लिखा होता जागना, अगर यही लिखा होता जागना, तब तो ये सामान्य क्रिया होती, लेकिन जगाना यानी किसी के और को प्रेरित करके वो कार्य कराया जा रहा है, जगाना, यानी यहां पर बी विकल्प से हो जाएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। क्लियर? पढ़ना सी विकल्प में ये क्रिया है। अगर कहते पढ़वाना तब ये क्या हो जाता? या पढ़ाता तब ये क्या हो जाता? प्रेरणार्थक। जैसे यहां लिखा बदलना, तो बदलना तो एक सामान्य क्रिया, लेकिन अगर ये होता बदलवाना तब ये क्या हो जाता? प्रेरणार्थक हो जाता। क्लियर हो गया ना? यहाँ प्रश्न संख्या 25 का बी विकल्प सही होगा। यहाँ देखिए कुछ और उदाहरण दिए हैं, जैसे जगाना जो कि यहीं पे दिया था, तो देखिए मैंने आपसे कहा था ना जगना अगर रहता तब ये हो जाता क्रिया, लेकिन जगाना या जगवाना ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक। इसी तरह उठना है, तो उठना अगर लिखेंगे तो या तो कहें उठाना या उठवाना, तो ये प्रेरणार्थक। खाना, खाना का अगर खिलाना या खिलवाना होता तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होती। क्लियर? तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो देखिए सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की, यानी वो पढ़ रहा है। तो आप क्रिया से क्या पूछिए? क्या पढ़ रहा है? तो क्या पढ़ रहा है ये तो नहीं पता चल रहा है, यानी कि मुख्य कर्म नहीं पता चल रहा है, लेकिन कहां पढ़ रहा है? पुस्तकालय में, यानी यहां पर एक कर्म पता चल रहा है, मुख्य नहीं गौण कर्म पता चल रहा है। क्लियर? यानी कर्म तो पता चल रहा है ना, यानी जब आपने क्रिया से प्रश्न पूछा तो आपको कर्म मिला, और कर्म मिला तो वो कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। क्लियर? और दूसरी बात इसको ऐसे भी देखिए कि जो ये क्रिया हो रही है, पढ़ रहा है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्या बालक पर पढ़ रहा है या पुस्तकालय पर? अब वो पढ़ रहा है, कहां पर पढ़ रहा है? पुस्तकालय में पढ़ रहा है, यानी उसका प्रभाव पुस्तक, यानी ये कैसी हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। प्रश्न संख्या 26 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब जैसे यहां और उदाहरण दिया है, राम फल खाता है, क्या खाता है? फल खाता है, यानी सकर्मक। अंकिता टीवी देख रही है, क्या देख रही है? टीवी देख रही है, सकर्मक। क्लियर? प्रश्न संख्या 27 देखिए, लिखा हुआ कि मीरा जोर से हंसी, इसमें कौन सी क्रिया है? तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इसमें क्रिया क्या हो रही है? हंसने की। आपने पूछा क्या हंस रही है, आंसर कर्म मिला? नहीं मिला। ये जो हंसने की क्रिया है ये मीरा के ऊपर प्रभाव डाल रही है। क्लियर? यानी यहां पर कैसी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया, यानी यहां प्रश्न संख्या 27 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। देखिए यहां पर जो और डिटेल है वो बाकी पे चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं अनावश्यक रूप से रिपीटिशन नहीं कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 28 देखिए लिखा है मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। यहां पर जो लिखवाया है ये किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए अब तो आप इसको पकड़ लेंगे, यहां पर लिखवाया यानी किसी और से कार्य कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ना, यानी ये क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रश्न संख्या 28 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक और तथ्य देखिए, यहां पर एक लिखा हुआ है अनुकरणात्मक क्रिया। अब ये अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? ये थोड़ा नया है, इसको जरा देख लीजिए। अनुकरणात्मक क्रिया, याद रखिएगा जब किसी ध्वनि के अनुकरण पर क्रिया बनती हो, यानी जब किसी भी ध्वनि के अनुकरण करने पर क्रिया बनती हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया। अब जरा इसका उदाहरण देखिए कि अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि एक ध्वनि है खट खट,
अब इसी के ध्वनि खटखट के अनुकरण से क्रिया बन गई खटखटाना। क्लियर? एक है ध्वनि झनझन, उससे बन गई झनझनाना। एक ध्वनि है भन भन, उससे क्या बन गया भन भनाना। एक ध्वनि है सन सन, उससे क्या बन गया सन सनाना। क्लियर? एक ध्वनि है थप थप, तो उससे क्या बन गया थप थपाना। ये क्रिया बन गई ना, यानी ध्वनि के अनुकरण से क्रिया बन रही है तो इसको क्या कहेंगे? अनुकरणात्मक क्रिया कहेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि चूड़ी अच्छी थी, इसमें थी क्या होगा? तो याद रखिएगा इसमें जो थी है ये योजक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? योजक क्रिया। प्रश्न संख्या 29 का यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये जो थी है ये क्या है? योजक क्रिया, या इसका एक और नाम है संबंध द्योतक क्रिया। ठीक है, जो दो वाक्यांशों को जोड़ना का काम करे उसको क्या कहते हैं? योजक क्रिया। क्लियर है? तो इसे योजक क्रिया या संबंध द्योतक क्रिया कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा जब कभी भी आप मूल अकर्मक धातु में कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? सकर्मक क्रिया बनती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में सकर्मक है, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब देख लीजिए कि कहां से आपको कर्म नहीं मिल रहा है। पहला लिखा पानी बरस रहा है। क्लियर? अब देखिए पहली बात तो ये यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? बरसने की क्रिया हो रही है। क्लियर? और क्या बरस रहा है? पानी। यानी यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो सीधा प्रभाव किस पर डाल रही है? कर्ता पे, यानी यहाँ पर आपको कर्म नहीं मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर 31 का पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। जरा अन्य ऑप्शन को भी देखिए, लिखा है दूसरे में बी में, मैं गेहूं पिसवाता हूं। क्रिया कौन सी हो रही है? पिसवाने की। क्या पिसवाता हूं? गेहूं। कर्म मिल गया, यानी ये सकर्मक है। सी विकल्प में लिखा है कि श्याम निबंध लिखता है, तो कौन सी क्रिया हो रही है? लिखने की। तो क्या लिखता है? तो निबंध लिखता है, यानी यहाँ पर भी कर्म मिल गया, यानी सकर्मक हो गया। डी विकल्प में लिखा है कि राम मोहन को रुला रहा है। कौन सी क्रिया हो रही है? रुलाने की। किसको रुला रहा है? मोहन को। यानी जो क्रिया हो रही है वो प्रभाव किस पर डाल रही है? मोहन पर, न कि राम पर। यानी कर्ता पर प्रभाव नहीं डाल रही क्रिया, किस पर डाल रही है? कर्म पर। और जब क्रिया कर्म पर प्रभाव डाले तो उसको सकर्मक कहते हैं, यानी ये भी सकर्मक। यानी प्रश्न संख्या 31 का ए विकल्प सही हो जाएगा। पानी बरस रहा है, ये अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। पूछा जा रहा है हथियाना में कौन सी क्रिया है? देखिए यहां पर हथियाना लिखा है। ठीक, तो अभी आपने पढ़ा था कि हाथ से क्या बना? हथियाना। क्लियर? यानी नाम धातु, यानी संज्ञा या विशेषण के साथ कोई क्रिया जुड़े तो उसको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी प्रश्न संख्या 32 का डी विकल्प यहां सही हो जाएगा। क्लियर? यानी जब किसी संज्ञा या सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़कर अगर कोई क्रिया बन जा रही तो उसको नाम क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, ये सभी क्या है? नाम धातु क्रिया है। क्लियर? इस प्रकार यहाँ पर जो क्रिया से संबंधित प्रश्न थे उसको विस्तृत व्याख्या के साथ एक एक कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करते हुए आपको बताया गया। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।